दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर में कुछ देख पा रहे हैं? ये तस्वीर हमारी धरती की है, जिसे 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींची गई थी। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 द्वारा ली गई ये तस्वीर हमारे अर्थ की सबसे दूरी की तस्वीर है, जिसमें अर्थ एक छोटा सा बिंदु सा दिखाई देती है। इस तस्वीर को द पेल ब्लू डॉट कहते हैं। वॉयेजर 1 में मौजूद 1500 mm फोकल लेंथ के नैरो एंगल कैमरा से डार्केस्ट फिल्टर और शॉर्टेस्ट पॉसिबल 5 मिलीसेकंड एक्सपोजर से ये तस्वीर ली गई थी। साथ ही वॉयेजर 1 द्वारा ली गई हमारे सोलर सिस्टम की दूसरी तस्वीर को देखें, जिसे वाइड एंगल कैमरा की मदद से लिया गया था। इसमें हमारे सूर्य और अन्य तारों के ग्लेयर की वजह से हम इनर प्लैनेट्स को नहीं देख पा रहे हैं। यदि हम इस वाइड एंगल तस्वीर में पेल ब्लू डॉट इमेज और खींची गई वीनस की इमेज को सुपर इम्पोज करें तो हमें अंदाजा लगेगा कि ये दो प्लैनेट्स कहाँ पोजीशन्ड है और इस वेंटेज पॉइंट से कैसे दिखते हैं। ये तस्वीर हमारे सोलर सिस्टम को इस वेंटेज पॉइंट से देखने का पहला और शायद एकमात्र फोटो है। धरती 6 बिलियन किलोमीटर दूर एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देती है, लेकिन क्या हम इसे 1 लाइट ईयर्स की दूरी पर देख सकते हैं? पर्सपेक्टिव के लिए 1 लाइट ईयर में 9461 बिलियन किलोमीटर्स या 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। 1 लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित किसी प्लैनेट को ढूंढना इम्पॉसिबल सा लगता है, तो हजारों लाइट ईयर्स दूर कोई एक्सोप्लैनेट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, इन्फोशियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे की जाती है। इस वीडियो में मैं 5 तरीके बताऊंगा जिनसे कई लाइट ईयर्स दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढा जा सकता है। पहला मेथड है रेडियल वेलोसिटी। इस मेथड से अब तक 1068 प्लैनेट्स की खोज की गई है। रेडियल वेलोसिटी में ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स के कारण उनके होस्ट स्टार स्पेस में वॉबल या डगमगाने लगते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स लाइट के कलर को बदलते हुए देखते हैं और इस बदलते हुए कलर से एक्सोप्लैनेट का पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। किसी प्लैनेट और स्टार के बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को समझने का एक तरीका टग ऑफ वॉर के खेल की तरह है। एक तरफ आपके पास स्टार है जो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसमें पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड है। दूसरी ओर आपके पास बहुत छोटा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी बिल्कुल कम है। हम जानते हैं कि गेम कौन जीतेगा, ऑब्वियसली स्टार। इसलिए प्लैनेट स्टार को ऑर्बिट करते हैं, ना कि इसके विपरीत। लेकिन भले ही प्लैनेट छोटा है, फिर भी इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं जो अपने होस्ट स्टार पर प्रभाव डालते हैं। भले ही वह प्रभाव प्लैनेट पर स्टार के प्रभाव से बहुत कम होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण खेल में 2 लोग खेल सकते हैं। इस एनिमेशन में एक छोटा प्लैनेट बड़े स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन स्टार को ठीक से देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। इस एनिमेशन के लिए इफेक्ट को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में स्पेस में यही होता है। प्लैनेट के ग्रेविटी के कारण स्टार थोड़ा सा वॉबल करता है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, प्लैनेट जितना बड़ा होगा उसके स्टार पर उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह अपने स्टार को केवल थोड़ा सा ही वॉबल कराते हैं, और जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट का स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। किसी स्टार का वॉबल हमें बता सकता है कि क्या उस स्टार में प्लैनेट्स हैं, कितने हैं और वे कितने बड़े हैं। वॉबल करते हुए स्टार्स एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए शानदार है, लेकिन हम वॉबलिंग स्टार को कैसे देखते हैं? जिस मेथड को इस्तेमाल करते हैं उसको डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। इसका नाम उस फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया है जिसने लगभग 150 साल पहले इसका पता लगाया था। एनर्जी, साउंड, रेडियो वेव्स, हीट और लाइट वेव्स में चलती हैं। इन वेव्स को स्ट्रेच या स्क्वीज किया जा सकता है उस ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के आधार पर जो इसे प्रोड्यूस कर रही है। आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन शायद आपने पहले डॉपलर इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपने कभी देखा है कि सड़क पर आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस की आवाज आपके करीब आते ही तेज हो जाती है और फिर तेजी से दूर जाने पर धीमी हो जाती है? इसका कारण यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो एनर्जी एमिट करती है, जैसे एम्बुलेंस स्पीकर या एक विशाल जलता हुआ स्टार, आपके करीब आती है तो वेव्स एकत्रित हो जाती है और एक साथ सिकुड़ जाती है, और जब ऑब्जेक्ट दूर जा रही होती है तो वेव्स फैलती है। वेवलेंथ में परिवर्तन उस एनर्जी को समझने के हमारे तरीके को बदल देते हैं जिसे हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे जैसे साउंड वेव्स जब सिकुड़ती है तो उसका पिच ऊंचा होता जाता है, और जब विजिबल लाइट वेव्स सिकुड़ती है तो उनका कलर ज्यादा नीला दिखाई देता है। ऐसे ही जब साउंड वेव्स फैलती है तो उनका पिच कम होता है
और जब विजिबल लाइट वेव्स फैलती है तो वे किसी ऑब्जेक्ट को रेडिश बना देती है। रंग में इस परिवर्तन को रेडशिफ्ट कहा जाता है और वैज्ञानिक इसका उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि आकाश में कोई वस्तु हमारी ओर बढ़ रही है या दूर है। आप इस मेथड को इस एनिमेशन में काम करते हुए देख सकते हैं। प्लैनेट स्टार को अपनी एक्सिस में वॉबल कराता है और जैसे ही प्लैनेट आगे पीछे घूमता है, लाइट वेव्स एक साथ कंप्रेस होती है और फिर स्ट्रेच होती है, जिससे हमें दिखाई देने वाले लाइट का कलर बदल जाता है। रेडियल वेलोसिटी मेथड एक्सोप्लैनेट खोजने के पहले सफल तरीकों में से एक थी और मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड्स में से एक बनी हुई है। अक्सर इस मेथड का उपयोग दूसरे मेथड से ढूंढे गए प्लैनेट्स को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप जो यह साबित कर सकता है कि ग्रह मौजूद है। दुनिया भर में बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और टेलीस्कोप्स एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। दो उल्लेखनीय ऑब्जर्वेटरीज जहां यह काम होता है वे हवाई में केक टेलीस्कोप और चिली में ला सिला ऑब्जर्वेटरी है। दूसरा मेथड है ट्रांजिट। इस मेथड से अब तक 4132 प्लैनेट्स की खोज की गई है। जब कोई प्लैनेट सीधे अपने स्टार और ऑब्जर्वर के बीच गुजरता है तो ये स्टार की रोशनी को एक मेजरेबल अमाउंट में कम कर देता है। सूर्य ग्रहण आपके द्वारा अब तक अनुभव की गई सबसे शानदार एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में से एक है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने से गुजरता है, जिससे उसका लाइट ब्लॉक हो जाता है। ट्रांजिट मेथड भी उसी तरह से एक्सोप्लैनेट को ढूंढती है। जब कोई प्लैनेट किसी ऑब्जर्वर और जिस स्टार की वो ऑर्बिट करता है उसके बीच सीधे गुजरता है तो ये उस स्टार के कुछ लाइट्स को ब्लॉक कर देता है। थोड़े समय के लिए वह स्टार वास्तव में धुंधला हो जाता है। यह एक छोटा परिवर्तन है, लेकिन यह एस्ट्रोनॉमर्स को एक डिस्टेंट स्टार के आसपास एक एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। एनिमेशन के बाईं ओर जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसे एस्ट्रोनॉमर्स लाइट कर्व कहते हैं। ये स्टार से देखे जा रहे लाइट के लेवल का एक चार्ट है। जब कोई प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है और उसके कुछ लाइट्स को ब्लॉक कर देता है तो लाइट कर्व ब्राइटनेस में इस गिरावट को इंडिकेट करता है। ट्रांजिट का साइज और लेंथ हमें उस प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ बता सकती है जो ट्रांजिट का कारण बन रहा है। बड़े प्लैनेट्स ज्यादा लाइट को रोकते हैं, इसलिए वे गहरे लाइट कर्व बनाते हैं। इसके अलावा कोई प्लैनेट जितना दूर होगा उसे ऑर्बिट करने और अपने स्टार के सामने से गुजरने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इसलिए कोई ट्रांजिट इवेंट जितने लंबे समय तक चलती है वह प्लैनेट अपने स्टार से उतना ही दूर होता है। इस एनिमेशन में आप देखेंगे कि जब मल्टीपल प्लैनेट्स एक स्टार को पार कर रहे होते हैं तो लाइट कर्व कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कंबाइंड लाइट कर्व्स हमें सिंगल वन की तरह ही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन डेटा में प्रत्येक ग्रह को चुनने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को अधिक काम करना पड़ता है। ट्रांजिट मेथड न केवल प्लैनेट्स को खोजने के लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये हमें किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन या उसके तापमान के बारे में भी जानकारी दे सकती है। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो कुछ स्टार लाइट्स उसके एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है। वैज्ञानिक इसकी कंपोजिशन के बारे में बहुमूल्य सुराग पाने के लिए इस लाइट के कलर्स को एनालाइज करते हैं। इस मेथड का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने अन्य ग्रहों पर मीथेन से लेकर वाटर वेपर तक सब कुछ पाया है। नए एक्सोप्लैनेट खोजने में ट्रांजिट मेथड शानदार रूप से सफल रही है। नासा के केपलर मिशन, जिसने 2009 से 2013 तक ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके हजारों पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज की और एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी में एक्सोप्लैनेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। ट्रांजिट मेथड से ढूंढे गए एक एक्सोप्लैनेट केपलर 452b पर एक वीडियो बनी है। आप उसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की ओर। तीसरा है डायरेक्ट इमेजिंग। इस मेथड से अब तक 69 प्लैनेट्स की खोज की गई है। जिस स्टार को एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट करते हैं उसकी अत्यधिक चमक या ग्लेयर को हटाकर एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट की तस्वीरें ले सकते हैं। एक्सोप्लैनेट बहुत दूर हैं और जिन स्टार्स को वे ऑर्बिट करते हैं उनकी तुलना में वे लाखों गुना डिम हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी तस्वीरें उसी तरह लेना जैसे आप जुपिटर या वीनस की तस्वीरें लेते हैं। एक्सोप्लैनेट की इमेज को कैप्चर करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नई तकनीकें और तेजी से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी इसे संभव बना रही है। एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज लेने की कोशिश में एस्ट्रोनॉमर्स के सामने मुख्य समस्या ये है कि वे जिन स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं वे उनके प्लैनेट्स की तुलना में लाखों गुना अधिक ब्राइट होते हैं। प्लैनेट के रिफ्लेक्ट होने वाली कोई भी लाइट या प्लैनेट से हीट रेडिएशन
उसके होस्ट स्टार से आने वाले रेडिएशन की भारी मात्रा में डूब जाता है। ये एक लाइट बल्ब में पिस्सू या स्पॉटलाइट के चारों ओर उड़ते हुए जुगनू को खोजने की कोशिश करने जैसा है। किसी ब्राइट डे में आप सूरज की चमक को रोकने के लिए सनग्लासेस या कार के सनवाइजर का उपयोग करते होंगे, या शायद सिर्फ अपने हाथ का उपयोग करते होंगे ताकि आप अन्य चीजों को देख सकें। एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए डिजाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे भी यही प्रिंसिपल है। वे उन स्टार्स के लाइट को रोकने के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग करते हैं जिनमें ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब स्टार्स की चमक कम हो जाती है तो वे स्टार के चारों ओर की वस्तुओं को बेहतर ढंग से देख सकते हैं जो एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं। किसी स्टार के लाइट को ब्लॉक करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स दो मुख्य तरीकों का उपयोग करते हैं। पहला, जिसे कोरोनाग्राफी कहा जाता है, टेलीस्कोप के डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले किसी स्टार से लाइट को ब्लॉक करने के लिए टेलीस्कोप के अंदर एक डिवाइस का उपयोग करता है। कोरोनाग्राफ्स को टेलीस्कोप के इंटरनल एड ऑन के रूप में बनाया गया है और अब इसका उपयोग ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से सीधा एक्सोप्लैनेट की इमेज लेने के लिए किया जा रहा है। दूसरे मेथड में स्टार शेड का उपयोग करते हैं, एक डिवाइस जो किसी स्टार से लाइट को टेलीस्कोप में एंटर करने से पहले ही ब्लॉक करने के लिए तैनात किया जाता है। एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करने वाले स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप के लिए एक स्टार शेड एक अलग स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा देखे जा रहे स्टार से स्टारलाइट को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल सही दूरी और एंगल पर स्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सोप्लैनेट फाइंडिंग मेथड में डायरेक्ट इमेजिंग अभी भी अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ये इवेंचुअली एक्सोप्लैनेट को खोजने और कैरेक्टराइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। भविष्य के डायरेक्ट इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्सोप्लैनेट की तस्वीर लेने में सक्षम हो सकते हैं, जो हमें एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स, ओशियंस और लैंड मासेस की पहचान करने में अनुमति देंगे। चौथा मेथड है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। इस मेथड से अब तक 204 प्लैनेट्स की खोज की गई है। जब कोई प्लैनेट स्टार और अर्थ के बीच से गुजरता है तो दूर के स्टार से लाइट ग्रेविटी द्वारा फोकस हो जाता है और मुड़ जाता है। अपनी कई अंतर्दृष्टि में से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी पर पुनर्विचार किया। इसे ऑब्जेक्ट के बीच एक रहस्यमय अट्रैक्शन के रूप में कम और स्पेस टाइम की जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में अधिक डिफाइन किया। दूसरे शब्दों में, बड़ी ऑब्जेक्ट्स स्पेस के फैब्रिक को वॉर्प या बेंड कर देती है। ये इफेक्ट किसी स्टार या प्लैनेट जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी पर प्रभावित होने पर लाइट को डिस्टॉर्ट और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। डायरेक्शन के इस परिवर्तन के कारण कुछ बहुत दिलचस्प चीज घटित हो सकती हैं। कभी कभी ग्रेविटी एक मैग्नीफाइंग ग्लास या चश्मे के लेंस की तरह लाइट को फोकस और बेंड कर सकता है। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग तब होती है जब एक स्टार या प्लैनेट का ग्रेविटी दूसरे डिस्टेंट स्टार के लाइट को इस तरह फोकस करता है कि वह टेम्पररीली ज्यादा ब्राइट दिखने लगता है। इस एनिमेशन में आप डिस्टेंट स्टार से लाइट रेस को एक्सोप्लैनेट की ओर, फिर एक्सोप्लैनेट के स्टार के ओर बेंड होते हुए देख सकते हैं। जिस तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट को कागज के एक छोटे बहुत ब्राइट स्पॉट पर केंद्रित करता है, उसी तरह प्लैनेट और स्टार का ग्रेविटी दूर के स्टार की लाइट रेस को ऑब्जर्वर पर केंद्रित करता है। ये ग्राफ डिस्टेंट स्टार की बदलती ब्राइटनेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका लाइट लेंस किया जाता है और ऑब्जर्वर पर केंद्रित होता है। स्टार ब्राइट होने लगता है, फिर प्लैनेट की लेंसिंग एक्शन से ब्राइटनेस ब्लिप होती है। प्लैनेट को लेंस किए जाने के बाद लाइट का लेवल गिर जाता है, लेकिन स्टार की निरंतर लेंसिंग एक्शन के कारण लाइट का लेवल बढ़ता रहता है। एक बार जब लेंसिंग स्टार ऑप्टिमम पोजीशन से बाहर चला जाता है तो डिस्टेंट स्टार की चमक फीकी पड़ जाती है। एक एस्ट्रोनॉमर के लिए एक लेंसिंग इवेंट डिस्टेंट स्टार की तरह दिखती है, जो 1 या 2 महीने के अंतराल में धीरे धीरे ब्राइट हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। यदि किसी प्लैनेट को लेंस किया जाता है तो ये एक ब्लिप ऑफ लाइट जैसा दिखता है, जो इस ब्राइटनिंग और डिमिंग प्रोसेस के दौरान होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि लेंसिंग इवेंट कब और कहां घटित होगी, इसलिए उन्हें लंबे समय तक आकाश के बड़े हिस्से पर नजर रखनी पड़ती है। जब वे किसी स्टार को लेंसिंग ऑब्जेक्ट के पैटर्न में ब्राइटर और फिर डिम होते हुए रिकॉर्ड करते हैं, तो वे स्टार के एस्टिमेटेड साइज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा को एनालाइज करते हैं। कभी कभी स्पेस में फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स जो किसी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते हैं, क्विक माइक्रोलेंसिंग इवेंट्स का कारण बनते हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स रिकॉर्ड करते हैं। इन घटनाओं से हमें यह अंदाजा मिलता है कि गैलेक्सी में ये सो कॉल्ड रोग प्लैनेट कितने कॉमन हैं। यह एनिमेशन दिखाता है कि टेलीस्कोप से उस प्रकार की घटना कैसे दिखती है। 5वां मेथड है एस्ट्रोमेट्री।
इस मेथड से अब तक 3 प्लैनेट्स की खोज की गई है। ऑर्बिट करता हुआ प्लैनेट किसी नियर बाय स्टार की वजह से अपने होस्ट स्टार को स्पेस में वॉबल करा सकती है। जैसे कि हमने रेडियल वेलोसिटी वाले पार्ट में जाना कि कैसे प्लैनेट्स अपने स्टार को स्पेस में वॉबल कराता है। डॉपलर शिफ्ट ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे एस्ट्रोनॉमर्स उन स्टार्स को ढूंढ सकते हैं जो अपने प्लैनेट्स की ग्रेविटी के कारण वॉबल कर रहे हैं। वॉबल को आकाश में स्टार्स की अपीयरेंट पोजीशन में परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक वास्तव में स्पेस में घूम रहे स्टार्स की पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोमेट्री जैसा इस मेथड को कहा जाता है, अभी भी इसे करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है। स्टार इतनी माइन्यूट डिस्टेंस पर वॉबल करते हैं कि प्लैनेट्स, विशेषकर पृथ्वी के आकार के छोटे प्लैनेट से वॉबल का सटीक पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इन स्टार्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिक आकाश में एक स्टार और उसके निकट के कुछ अन्य स्टार की एक सीरीज ऑफ इमेज लेते हैं। प्रत्येक इमेज में वे इन रेफरेंस स्टार और उस स्टार के बीच की दूरी की तुलना करते हैं जिसकी वे एक्सोप्लैनेट के लिए जांच कर रहे हैं। यदि टारगेट स्टार दूसरे स्टार के रिलेशन में मूव कर गया है तो एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट के संकेतों के लिए उस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। एस्ट्रोमेट्री के लिए एक्सट्रीम प्रिसाइज ऑप्टिक्स की आवश्यकता होती है और पृथ्वी की सतह से ऐसा करना विशेष रूप से कठिन है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर लाइट को डिस्टॉर्ट और बेंड कर देता है। सो ये थी 5 मेथड्स जिनसे हम दूर स्थित एक्सोप्लैनेट का पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।